गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 6 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। देखिए आज लिस्ट ना तो काफी लंबी है टॉपिक्स की। लेकिन ये जो ज्यादातर टॉपिक है वो एक्चुअली आज प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। हालांकि मेंस में भी इंफॉर्मेशन यूज की जा सकती है। जैसे आप टीबी के अंदर हम लोग टॉपिक करेंगे तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप यूज कर सकते हो, बट फिर भी मोर और लेस ये ज्यादातर टॉपिक आपके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही रहने वाले हैं। तो जो प्रिजनर्स होते हैं उनके कंजुगल राइट्स क्या होते हैं, टीबी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, डार्क मैटर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा साइंस वाले सेक्शन से। उसके लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया टी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से यूपीएससी में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, वो हम लोग देखेंगे। पीवाईक्यूज भी यहाँ से। VRRR क्या होता है? देखिए RRR आपने सुना ही होगा। ये वो वाला फिल्म वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये रिवर्स रेपो रेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये वी क्या है? ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, ये आज हम इकोनॉमी वाले सेक्शन में जानेंगे। और आई होप कि ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा समझने के परस्पेक्टिव से। व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? 2-3 महीने पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था। इसराइल ने जब गाजा के अंदर व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। उसके अलावा इंडिया यूएस रिलेशन, हालांकि हम लोग 50 बार कर चुके हैं टॉपिक को, लेकिन अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, जिसकी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। क्या अब अमेरिका और इंडिया के रिलेशन चेंज हो सकते हैं या जैसा पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। लेकिन कल एक इम्पोर्टेंट डे था। बेसिकली कल था एनवायरमेंट डे, जो कि 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन 5 जून को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री है। देखिए 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, ये तो सब जानते हैं, जिसे रियो समिट भी बोलते हैं, राइट? एवरीबॉडी नोज दिस। क्योंकि ये अपने आप का दुनिया का पहला इतना बड़ा कोई मीटिंग था जहां पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हुई थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इससे 20 साल पहले 1972 में एक्चुअली वर्ल्ड में पहली मीटिंग हुई थी अंडर यूनाइटेड नेशन, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। वो पहला ऐसा मीटिंग था वर्ल्ड में जब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हुई थी। इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, वहां पे वो गई। तो वहां से जब आई तो हमने क्या किया, वो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 हम लोगों ने पास किया। अगले ही साल हम लोगों ने टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया था। तो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ये जो मीटिंग हुई थी 1972 में, ये 5 जून को बेसिकली स्टार्ट हुई थी। इसीलिए 5 जून को एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आपको मैं बताता चलो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया में सिर्फ 7 कंट्री ऐसी हैं जो WHO के हिसाब से एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करती हैं। ओनली 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हर साल हम लोग ओशंस के अंदर 10 मिलियन टन प्लास्टिक डंप कर देते हैं। 2050 तक वर्ल्ड में ओशंस के अंदर मरीन लाइफ से ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के कई तरह के इनिशिएटिव चला रखे हैं। जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखा है, नमामि गंगे प्रोग्राम हमारे पास है, कैंपा हमारे पास है, राइट? उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑफ द क्लाइमेट चेंज अपने पास है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हम लोग पार्ट हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान हमारे पास है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। तो क्या ये स्कीम इतनी काफी है? ऑफ कोर्स नहीं है। आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा गूगल करिए, हेल्प करिए अपनी खुद की, और इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने। एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, चलो। तो ये तो थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन था। अब बढ़ते हैं आगे मेन टॉपिक पे, जो कि है कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। और कर्नाटका में एक प्रिजनर को 30 दिन के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने कंजुगल राइट्स के तहत उसको पैरोल पे भेज दिया है। उसकी लास्ट टू लास्ट ईयर शादी हुई थी उसकी, और वो अभी मर्डर केस के अंदर 10 साल के लिए जेल में बंद है जी। तो उसकी वाइफ ने इसकी रिक्वेस्ट की थी। क्या है मामला, थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कंजुगल राइट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो प्रिजनर्स होते हैं, उनकी जो लीगल स्पाउस होती हैं, मतलब जिनसे वो मैरिज करते हैं, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली कंजुगल राइट्स ये कहते हैं कि एक प्रिजनर को अधिकार है
कि वो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड कर सकता है, ताकि वो प्रोक्रिएशन कर सकें, ताकि वो बच्चे पैदा कर सकें। ये कहता है आपका कंजुगल राइट। जैसे हर इंसान की जरूरत होती है, वैसे प्रिजनर की भी जरूरत है। अपने पार्टनर के साथ वो सेक्सुअली एंगेज हो सकते हैं, ताकि उनकी फैमिली आगे बढ़ सके। ये कुछ घंटे से लेके कुछ आवर्स तक, कुछ दिन तक, महीनों तक हो सकता है। कनाडा, जर्मनी, रशिया, स्पेन, बेल्जियम, स्पेन वगैरह बहुत सारी कंट्री, इवन सऊदी अरेबिया में भी इसको अलाउ किया जाता है। इंडिया में क्या स्टेटस है? इंडिया में कंजुगल राइट्स को लेकर कोई खास, हमारे पास कोई कानून नहीं है, लेकिन अलग अलग वर्डिक्ट्स में इसको टाइम टू टाइम दिया गया है। सबसे पहली बार 2015 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये एक प्रिजनर थे उनको अलाउ किया था, और फंडामेंटल राइट तक बोला था कि ये राइट टू प्रोक्रिएशन जो है ना, मतलब राइट टू प्रोक्रिएशन मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना बेसिकली। राइट टू प्रोक्रिएशन एक प्रिजनर का फंडामेंटल राइट है। फिर 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी 2 वीक के लिए ऐसा किया था। तो ऐसा कई बार होता रहता है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर ऐसा 2-3 बार हो चुका है, और अभी कर्नाटका के अंदर भी ऐसा हो चुका है। तो बेसिकली उसकी जो वाइफ थी, उसने ये कहा कोर्ट को कि साहब, मेरी जो सास हैं, सी 63 ईयर्स ओल्ड, वो बीमार रहती हैं, तो चाहती हैं कि उनका कोई ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हो जाए। ठीक है, बीमार है ना, क्या पता कब बेचारी चल बसें, तो आखिरी दिन अपने वो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करना चाहती हैं। तो इसलिए मुझे मैं तो मेरे हस्बैंड का आप जो है पैरोल दे दीजिए, ताकि वो हम लोग प्रोक्रिएशन कर सके, बच्चा पैदा कर सके। उस कॉन्टेक्स्ट में ये कंजुगल राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ध्यान रखना है कि ये जो राइट्स दिए जाते हैं, दैट इज फॉर द प्रोक्रिएशन। ठीक है, बच्चा पैदा करने के लिए दिए जाते हैं ये एक मेन चीज है। कई कंट्री में इसको अलाउ किया गया है। इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा लॉ तो है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री रिवर्क्स प्रोटोकॉल एज कंट्रीज टीबी एलिमिनेशन ड्राइव प्ले। देखिए, इंडिया में जो टीबी एलिमिनेशन का जो प्रोग्राम है, वो बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से। और हमारा आइडिया ये था कि 2025 तक हम लोग टीबी को इंडिया से खत्म कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सारे स्टेप्स लगा लेने के बाद ही पिछले 50 सालों में टीबी के केस कम नहीं हो रहे हैं। प्लेटू आ चुका है, मतलब जिस रेट से वो कम होने चाहिए थे, उस रेट से कम नहीं हो रहे हैं। इंडिया को टीबी कैपिटल कहा जाता है दुनिया की। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में हर साल 4.5 लाख से ज्यादा लोग टीबी से मर जाते हैं। 1400 पेशेंट हर दिन इंडिया में टीबी से मरते हैं। और अगर आप इसे भुखमरी से कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं है। भुखमरी से तो हार्डली कोई मर रहा होगा। इस तरह से हंगर, हंगर है, हंगर इज अ डिफरेंट थिंग। हंगर से जो डेथ लीड होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप मान के चलिए कि टोटल जितने इंडिया में एक्सीडेंट्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनमें टीबी टॉप पे है। इंडिया में डेथ के केसेस में हार्ट डिसीज और टीबी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो सिर्फ वो हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया में कहा जाता है 10 लाख केस टीबी के ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं, मतलब डायग्नोस नहीं कर तो करवाते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं है। तो आईसीएमआर का ये कहना है कि हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा टीबी के लिए। हालांकि कुछ नई 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 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उनको यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली उनका ये आइडिया यहाँ पे है। उस कॉन्टेक्स्ट में जाने के टीबी क्या होता है, टीबी के कॉजेज क्या होते हैं। टीबी एक वायरस से नहीं फैलता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है शायद ये वायरस से फैलता है, नहीं जी। टीबी एक बैक्टीरिया से फैलता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ज्यादातर ये आपके लंग्स पे अटैक करता है, लेकिन लंग्स के अलावा कि ये दूसरे पार्ट को भी अटैक कर सकता है, आंसर इज यस। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द टीबी, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, ऐसा आएगा, द टीबी अटैक्स ओनली, टीबी अफेक्ट्स ओनली लंग्स, आंसर वुड बी रॉन्ग, क्योंकि दूसरे पार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। ये जो आपका बैक्टीरिया है, कैसे फैलता है? थ्रू एयर फैलता है। जैसे कोल्ड कफ आपको होता है ना, बुखार होता है, फ्लू होता है, वैसे ही फैलता है। कफ करने से, स्नीज करने से, स्पिट करने से, वैसे ही फैल जाता है। WHO क्या कहता है? WHO कहता है, देखो, अगर आपकी बॉडी में टीबी बैक्टीरिया आ जाता है ना, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको टीबी होगा ही होगा। अगर आपकी लो इम्यूनिटी है,
तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जो क्लोज स्पेसेस हैं, जहाँ पे हवा नहीं आती जाती है, बुरा, आप एकदम ऐसे कंजेस्टेड एरियाज में रहते हो जहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा है हवा में, तो आपको बैक्टीरिया होने के चांसेस, टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते हो जहाँ पे लोग पान की पीक थूकते रहते हैं, बुरा हाल है इंडिया में वैसे भी इस तरह की चीज़ों का, तो आपको टीबी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द मोस्ट कॉमन फैक्टर एसोसिएटेड विद द टीबी इज द HIV। ठीक है, टबैको आप यूज़ करते हो, माल न्यूट्रिशन हो, एल्कोहलिज्म, दारू वारू ज़्यादा पीते हो, तो वो दिक्कतें हैं। अगर किसी को HIV है तो इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत वीक है, और अब उसको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर उसके बॉडी में बैक्टीरिया आ जाता है, क्योंकि HIV से आपका पूरा इम्यून सिस्टम हिल जाता है, खराब हो जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में। और टीबी की ना वैसे दो तरह की होती है, एक होती है इनएक्टिव और एक होती है एक्टिव टीबी। ठीक है, इनएक्टिव टीबी को लेटेंट टीबी भी बोलते हैं, लेटेंट टीबी, और एक होती है एक्टिव टीबी। जो इनएक्टिव या लेटेंट टीबी होती है उतनी डेंजरस नहीं होती है, इसमें आपको ना सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, कंटेजियस नहीं होता है। हालांकि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया होता है, जिंदा होता है, लाइव होता है, बट फिर भी आपका इम्यून सिस्टम क्योंकि स्ट्रोंग है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नजर नहीं आएगा। फिर एक होता है जो एक्टिव टीबी, जो आपको बीमार करता है, और ये आप एक इंसान से दूसरे इंसान में भी चला जाता है। अगर किसी को HIV है, डायबिटीज है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि टीबी भी आपको हो ही जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद अगर आप इफेक्ट के रूप में देखें, ट्रीटमेंट के रूप में देखें, तो दो तरह का टीबी हमारे पास होता है, एक होता है MDR टीबी और एक होता है XDR टीबी। MDR का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, और XDR का मतलब होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। देखिए, यूजली टीबी के ट्रीटमेंट में दो तरह की ड्रग्स यूज की जाती हैं, एक का नाम होता है आइसोनियाजिड और एक का होता है राइफामाइसिन। ठीक है, तो ये जो राइफाम्पिसिन है और जो आइसोनाइजाइड है, ये यूजली टीबी को ठीक कर देती हैं, लेकिन जिसको MDR होता है उसके ऊपर ये काम ही नहीं करती हैं। मतलब उनको और ज्यादा स्ट्रोंग दवाई देनी पड़ती है, एंटीबैक्टीरियल दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, वो काम ही नहीं करता। देखिए, जो दवाई आपको पहली बार दी जाती हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए, उसे फर्स्ट डिफेंस बोलते हैं, जब वो काम नहीं करती हैं तो फिर आपका सेकंड डिफेंस, तो ये काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन इंसान ठीक हो जाता है, मतलब इसे हाई डोज अगर दोगे ना इंसान ठीक हो जाता है। फिर आता है भैया खतरनाक वाला, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ये सेकंड डिफेंस पे भी काम नहीं करता है, और ये है खतरनाक। जिसको ये XDR टीबी हो गया तो हाई चांसेस हैं कि आप उस पर्सन की यहाँ पे डेथ हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर कोई दवाई काम करती ही नहीं। 21.4 लाख टीबी केसेस इंडिया में नोटिफाई हुए 2021 में, जो कि 2021 से 18% ज्यादा हैं। मतलब इंडिया में केसेस बढ़े हैं टीबी के। तो ये कोविड वाला दौर था उस समय, क्योंकि इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिए गए, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ। दुनिया भर में 2018 की अगर आप बात करें, WHO ये कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 44%, अफ्रीका में 24% टीबी के केसेस होते हैं। अब मान के चलिए दुनिया में 27% केस टीबी के सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, तो वी आर कोल्ड टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो जिस आदमी को टीबी होता है, कैसे उसका डायग्नोस किया जाता है? स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन किया जाता है, आपकी चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। ठीक है, और भी कई तरह के छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, वो आपको किए जाते हैं, एडवांस टेस्ट, जिससे आदमी का टीबी पता चल जाता है। एक बार जब टीबी आपको पता चल जाता है तो फिर दवाइयाँ आपकी शुरू होती हैं, CT स्कैन से, MRI स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन, यूरिन टेस्ट वगैरह, वो सब आपका किया जाता है। गवर्नमेंट ने अब तक कौन कौन से स्टेप लिए हैं टीबी को दूर करने के लिए? 1962 से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, तब हम लोगों ने नेशनल टीबी प्रोग्राम चलाया था। फिर 1978 में हम लोगों ने EPI यानी कि एक्सटेंडेड प्रोग्राम चलाया ऑन इम्यूनाइजेशन। फिर 1993 में हम लोगों ने रिवाइज्ड प्लान यहाँ पे चलाया। 2020 में हम लोगों ने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया। तो लगातार लगातार हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर इंडिया ने इंडियाज नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर टीबी बनाया, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 2017 से 2020 के बीच में है। हमारा बेसिकली टारगेट ये है कि 2025 तक हम लोग इंडिया से टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे। तो आप इसको भारत मुक्त अभियान के अंदर भी रख सकते हो,
कि हमारा टारगेट है 2025। लेकिन अभी आईसीएमआर का कहना है कि ये टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2024 तो हो ही चुका है, हम तो टारगेट के आसपास भी नहीं है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं निक्षय मित्र। ठीक है, इसे निक्षय मित्र बोलते हैं। निक्षय मित्र बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है, डोनर होता है, जो किसी टीबी पेशेंट को एक तरह से अडॉप्ट करता है, उसकी दवाइयों का खर्चा, उसके न्यूट्रिशन का खर्चा, वो सब करता है। उसे निक्षय मित्र बोलते हैं। ठीक है, और अंदर अंडर निक्षय पोषण योजना। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल सी है, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अबाउट टीबी इनिशिएटिव्स वगैरह आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिक्स इसके अंदर इन्होंने डाल दी थी। लेकिन हल्का हल्का आइडिया को मैं दे देता हूँ। बेसिकली डार्क मैटर एक कॉन्सेप्ट होता है, और डार्क एनर्जी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे ना दो यूनिवर्स हैं, मतलब यूनिवर्स के दो पार्ट हैं। एक पार्ट वो है यूनिवर्स का जो हम लोग देख सकते हैं, जो कि परसेप्टिबल है। ठीक है, जो आपको चीजें दिखाई देती हैं। एक यूनिवर्स वो है जो कि इनविजिबल है, जो आपको ना तो दिखाई देता, ना आप उसको फील कर सकते, ना आप उसको टेस्ट कर सकते। तो जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, डस्ट पार्टिकल, जो भी है हमारे यूनिवर्स में जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज वन पार्ट। और जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, दैट इज अनदर पार्ट। ओके, 68% हमारे यूनिवर्स के अंदर डार्क एनर्जी है, 27% हमारे यहाँ पे डार्क मैटर है। समझ रहे हो? बाकी बचा हुआ मामला कितना है? 5%। तो जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज, गैसेस, प्लैनेट्स, वट एवर यू सी, दैट इज ओनली 5%। 95% यूनिवर्स इज एक्चुअली हिडन, जिसे आप देख नहीं सकते, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते। अब तक ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जिसको टेस्ट कर ले, वो किसी के साथ इंटरेक्ट करता ही नहीं है। दैट इज योर डार्क मैटर एंड द डार्क एनर्जी। ठीक है, अब आप ये चीज देखिए कि जो हमारी गैलेक्सीज होती हैं, मान लो गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी आपकी ये है, एक गैलेक्सी आपकी ये है। गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस है वो लगातार बढ़ता रहता है। और एक हमारे पास फोर्स होता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटी, आपको पता ही होगा। ग्रेविटी चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो हमारी जो गैलेक्सी आपस में जुड़ी हुई है, ये गैलेक्सीज आपस में जुड़ी हुई हैं, इन गैलेक्सीज का साइज नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये गैलेक्सीज एक आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। भाई, अगर ग्रेविटी इतनी ही स्ट्रांग होती तो यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों करता? यूनिवर्स तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था चारों तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा फोर्स है जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है, जो कि एंटी ग्रेविटी काम कर रहा है, एंटी ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी भी शायद से इसे स्ट्रांग भी हो सकता है। दैट इज योर डार्क एनर्जी। तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है in opposition to the gravity. It means this dark energy is the anti-gravity force. ठीक है, ये आपने याद रखना है। डार्क एनर्जी होती है, इसका इंपैक्ट हमें नजर आया, लेकिन डार्क मैटर को अभी तक हम लोग ना तो देख पाए, ना इसको टेस्ट कर पाए। ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, हमें अभी तक पक्का से नहीं पता है बेसिकली। तो अगर एग्जाम में आए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में कौन सा फोर्स होता है, तब उसको कहोगे डार्क एनर्जी इज द फोर्स विच इज अपोजिट टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है मैटर को, और ये एक्सपेंड करता है आपके यूनिवर्स को। लेकिन देर वॉज अनदर थ्योरी, देर वॉज अनदर थ्योरी जिसे हम लोग MOND कहते हैं बेसिकली। ठीक है, इट इज कॉल्ड MOND, मिलग्रोमियन डायनामिक्स, और MOND मोड इसको बोलते हैं। ये थ्योरी 1982 में आई थी बेसिकली। और ये थ्योरी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर के बारे में बात करती थी, ब्लैक होल के बारे में बात करती थी। और इसका ये कहना था कि साहब, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स ग्रेविटी के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक होल्स होते हैं, वो चीजें कंट्रोल करते हैं। तो वो एक हमारे पास एक थ्योरी थी। ये थ्योरी कुछ मामलों में सक्सेसफुल साबित हुई, लेकिन बाद में ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। जैसे नासा ने कुछ साल पहले तक एक प्रोजेक्ट भेजा था, कैसिनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके, इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके भेजा था सोलर सिस्टम में, जो कि वीनस या कई तरह के प्लैनेट्स को स्टडी करता था।
तो इसको स्टडी करने के बाद ये पाया कि ये जो थ्योरी थी MOND वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव है नहीं बेसिकली। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। इससे ज्यादा जाओगे तो फिर ज्यादा फिजिक्स के अंदर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, उतनी ज्यादा एग्जाम के अंदर रिक्वायरमेंट होती नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा डार्क एनर्जी, डार्क मैटर के बारे में आइडिया आप रख सकते हो। चलिए, अनसर्टेनिटी इन एन इंडियाज टी सेक्टर बूस्ट कुनूर ऑक्शन रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये कहता है कि इंडिया में जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्पेशली जो टी होती है उसके जो प्राइसेस हैं वो बूस्ट हुए हैं, क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन टी के जो प्राइसेस हैं जो ऑक्शंस में किए जाते हैं वो बेटर हुए हैं। तो बेसिकली डिमांड अच्छी है, और जब आपको पता है कि सारा खेल इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई का ही होता है। डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है चीजों का प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, अलग अलग ऑक्शन के हिसाब से प्राइसेस सेट किए जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ था। लेकिन ये आर्टिकल पे आप रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम के लिए टी के बारे में आप याद करें डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, और दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट हम लोग टी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया, क्योंकि टी में एक वर्ल्ड लीडर है, तो आपको ये आर्टिकल उस कॉन्टेक्स्ट में याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे ऑलरेडी सवाल भी पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए जरा, आपको मैं दिखाता हूँ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। ये देखिए जरा यहाँ से। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स: आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? ओनली वन स्टेट, ओनली टू स्टेट, ओनली वन स्टेट, ओनली टू स्टेट, ओनली थ्री स्टेट, ऑल फोर स्टेट्स। तो ये तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दूसरा पूछता है कि विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टी बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, ओवरसीज ऑफिस जो है वो दुबई एंड मॉस्को के अंदर है। दो क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर के हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टी के बारे में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये आपको अच्छे से पता चल ही गया। इंडिया सिर्फ चीजें प्रोड्यूस नहीं करता है, हम बहुत बड़ी मार्केट भी हैं, और ब्लैक टी के हम लोग लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया में मेजर जो टी ग्रोइंग एरियाज हैं उसमें आपका आसाम, आपका बंगाल में जो दार्जिलिंग वाला रीजन है, वो सब आपके पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी जो है नीलगिरी वाले एरिया में आपको टी मिलती है। ठीक है, वहां पे हम लोग ग्रो करते हैं। लेकिन हर जगह टी क्यों नहीं होती है? पंजाब में क्यों नहीं हो रही है, राजस्थान में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं टी को ग्रो करने के लिए आइडियल है ही नहीं। टी ग्रो करने के लिए वो क्या चाहिए? एक तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो टी है ना वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है, मतलब वो गर्म जगह पे होती है। आप यूरोप के अंदर टी नहीं कर सकते, और रशिया के अंदर टी नहीं कर सकते, कनाडा में टी नहीं कर सकते। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में होती है। तो यूजली आपको 15 to 23 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है एक अच्छी ग्रोथ के लिए टी प्लांट का। ट्री रिक्वायर्स कूल टू द वार्म टेम्परेचर। ठीक है, विद एटलीस्ट 5 आवर्स द सनलाइट पर डे। 5 घंटे की कम से कम आपको दिन में सनलाइट इसके लिए चाहिए होती है। ठीक है, और 5 to 23 डिग्री टेम्परेचर इसका आपका रहता है। इंडिया में जो सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था, जीआई टैग समझते हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, वो था दार्जिलिंग टी। इसे कुछ लोग शैंपेन ऑफ टी भी बोलते हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे फाइनेस्ट क्वालिटीज में से आती है दार्जिलिंग टी। फिर हमारा ग्रीन टी और व्हाइट टी है, ये भी दार्जिलिंग की ही वैरायटी होती हैं। इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है जी, दार्जिलिंग टी को भी, ग्रीन को भी और व्हाइट को भी, तीनों को मिला हुआ है। तीनों ही दार्जिलिंग में होती हैं। इंडिया में जो पूरा टी इंडस्ट्री है वो डेवलप किया जाता है, प्रमोट किया जाता है बाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां से एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। जो टी एक्ट है 1953 में, उसके अंडर में इसका एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मतलब ये हुआ, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? कलकत्ता में है। हर 3 साल के बाद बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है।
पहले जो टी बोर्ड के ऑफिस थे वो कहाँ पे थे? कायरो, जो कि इजिप्ट में है, और कुवैत में भी थे। ठीक है, बट दीज टू ऑफिसेज वर रीलोकेटेड टू दुबई। तो अभी दुबई के अंदर हमारा ऑफिस है, जो कायरो से और कुवैत से हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, और इसलिए प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन भी आया है। तो जो आपसे चीजें करवाई जाती हैं यहाँ पे, दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। आप एक और चीज देख लीजिए, इकोनॉमी वाले सेक्शन से। ये 2020 के अंदर पीवाई की पूछा गया था। इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडोप्ट एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? विड नॉट डू, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आपका विच इज नॉट करेक्ट। कट द ऑप्टिमाइज द स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कट द बैंक रेट एंड द रेपो रेट। आसान सवाल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये आसान तभी लगेगा जब आपको इकोनॉमी की टर्म्स का मतलब पता होगा, उनका उनको अप्लाइड पार्ट उनको पता होगा। टी सब टर्म्स का मीनिंग होने से भी कुछ नहीं होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनका अप्लाइड पार्ट क्या है, वो कैसे काम करती हैं इकोनॉमी में। अब जैसे इस एक ही आर्टिकल के अंदर कितनी सारी टर्म्स दे दी गई: एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, रेपो रेट। एक ही आर्टिकल के अंदर आपको पांच छह कीवर्ड्स यहाँ पे दे दिए गए इकोनॉमी के, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमी के जब तक ये बेसिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक कोई आप इकोनॉमी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मार्केट में मनी सप्लाई, एक तरह से आप मान के चलिए। यानी कि ऐसी पॉलिसीज जो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं, कम करती हैं, ज्यादा करती हैं। जब मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, मार्केट में पैसे को बढ़ाया जाता है, उसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और ऐसी पॉलिसी जिससे मार्केट में पैसे को कम किया जाता है, मनी सप्लाई को कम किया जाता है, उसे कॉन्ट्रैक्शनरी आप मॉनेटरी पॉलिसी बोल सकते हो। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेता है? ये सब किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यानी कि मार्केट में पैसा डालना हो या मार्केट से पैसा निकालना हो, वो यूज उसके लिए आरबीआई जिम्मेदार होता है। और आरबीआई के पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसका यूज करके वो ये मनी सप्लाई कम या ज्यादा कर सकता है। कुछ टूल्स होते हैं उसके पास बेसिकली। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है उसे बोलते हैं रेपो रेट, और एक जो टूल होता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। पहले आपको मैं कई बार ये बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आपके पास एक हमारा एक बैंक है एसबीआई, ठीक है, और अपने पास है आरबीआई, जिसे कहा जाता है बैंकर ऑफ द बैंक्स। जितने भी बैंक्स हैं सबका बैंकर है ये। तो जैसे आपको पैसा चाहिए तो आप एसबीआई में जाते हो, एसबीआई को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाता है। अब मान लो एसबीआई को आरबीआई से पैसा चाहिए एक दिन के लिए, ठीक है, 1 डे, 5 आवर्स, 6 आवर्स के लिए उसको पैसा चाहिए। अब उसने मान लो उसको 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आरबीआई पैसा फ्री में नहीं देगा। आरबीआई बदले में इस 100 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, 100 करोड़, और बाकी आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। मान लो सपोज यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो 4% है, मान लो सपोज। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है जो कि एसबीआई पे करेगा 100 करोड़ के ऊपर, इसी को कहते हैं रेपो रेट। जैसे आप अपने बैंक से पैसा लेते हो तो आपको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी तरह से एसबीआई के केस में भी लागू होता है। लेकिन इसका रिवर्स भी होता है। अब मान लो कभी कभी एसबीआई के पास ना एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो एसबीआई क्या करेगा? वो ऐसे ही रखा रहेगा तो उसमें कुछ फायदा होने वाला है नहीं, उसका कुछ प्रॉफिट तो उसको होगा नहीं। तो जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो आप बैंक में रख देते हो, ऐसे ही एसबीआई के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो उसको आरबीआई के अंदर रख देता है। अब मान लो एसबीआई के पास जो है वो 100 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा आ चुका है, तो उसने आरबीआई के पास रख लिया उसको। अब वो आरबीआई उसको फ्री में नहीं रखेगा, क्योंकि उसने आरबीआई के पास पैसा रखा है। तो आरबीआई बदले में एसबीआई को कुछ इंटरेस्ट रेट देगा, जैसे आपका बैंक आपको देता है, लेट्स से दिस इज 3%। तो 100 करोड़ के ऊपर 3% देगा, उसको 3 करोड़ देगा बेसिकली। पहले कितना एसबीआई कितना दे रहा था? 5 करोड़ दे रहा था, 4 करोड़ दे रहा था, क्योंकि 4% था। अभी वो उसको 3 करोड़ उसको मिलेगा। इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सीधी सी बात है, जब बैंक आपसे लेता है तो वो रेपो रेट है, जब बैंक आपको देता है तो वो रिवर्स रेपो रेट है। अब इसके अंदर एक वर्ड और ऐड कर दिया गया जिसे कहा गया वेरिएबल। वेरिएबल,
वेरिएबल रेपो रेट और वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब आप इसको ना इस तरह से कनेक्ट करके देखिए। रेपो रेट, अब ये है आपका एसबीआई और ये है आपका आरबीआई। एसबीआई ने आरबीआई से 100 करोड़ रुपए लिए और बदले में इसको 4% का इंटरेस्ट रेट दिया, विच इज योर इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट। ठीक है, एक ही बात है। अब मान के चलिए कि ये इंटरेस्ट रेट एस बी आरबीआई ने बढ़ा के 4 से 5% कर दिया, या 6% कर दिया, या 7% कर दिया। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एसबीआई के लिए आरबीआई से पैसा लेना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब ये उसको 4 करोड़ रुपए करना है, फिर उसको 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, एसबीआई आरबीआई से पैसा नहीं लेगा। और जब एसबीआई के पास पैसा होगा ही नहीं, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो सारे बैंक आरबीआई से पैसा लेंगे। जब बैंक पैसा लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो रेपो रेट अगर बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम होती है, और रेपो रेट अगर कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ती है। इसके बीच में एक इनवर्स रिलेशन, बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो एसबीआई के पास ज्यादा पैसा होगा तो आप भी जाओगे एसबीआई के पास पैसा लेने। आप कार लोन, होम लोन, मैरिज लोन, दुनिया भर की चीजें चाहिए होती हैं आपको, है ना। इसीलिए अब यहाँ पे एक साथ में कॉन्सेप्ट आता है जी, वेरिएबल वाला। वेरिएबल क्या होता है? देखिए, यूजली ये जो इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है, विच इज लाइक 4%। अब मान लो एसबीआई को कहीं और से 100 करोड़ रुपीज मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ 3.5% इंटरेस्ट रेट है। तो भैया एसबीआई आरबीआई से पैसा क्यों लेगा? एसबीआई तो पीएनबी से ले लेगा, या कहीं और से ले सकता है, क्योंकि उसको वहां से बेनिफिट मिल रहा है एसबीआई को। तो क्योंकि एसबीआई के पास कोई आ नहीं रहा है पैसा लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है उसको, एसबीआई को, तो उस केस में आरबीआई ने एक वी आर इंट्रोड्यूस किया है। समझ रहे हो? वेरिएबल रेपो रेट और वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। तो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट में और रेपो रेट में बेसिकली क्या होता है, ये मार्केट के हिसाब से चलते हैं रादर देन फिक्स। अब आरबीआई ने दे रहा था, आरबीआई चार्ज कर रहा था 4%, पीएनबी चार्ज कर रहा है 3.5%। तो आरबीआई क्या कहेगा? वो कहेगा भाई मैं भी 3.5% ही ले लूंगा। ठीक है, आप मुझसे पैसा ले लो, आप पीएनबी से मत लो। और सेम केस रिवर्स रेपो रेट में भी होगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा था? एसबीआई आरबीआई को पैसा दे रहा था 100 करोड़, और बदले में कितना, 3% इंटरेस्ट ले रहा था, विच वॉज द रिवर्स रेपो रेट। अब पीएनबी कह रहा है भाई मुझे पैसा दे दो, मैं आपको कितना दूंगा, 3.5% दूंगा। तो एसबीआई आरबीआई के पास क्यों जाएगा? वो तो पीएनबी के पास जाएगा। तो अब आरबीआई कहता है अंडर वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट कि मैं आपको मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा, आप मुझसे पैसा ले लो। ठीक है, क्योंकि आरबीआई भी पैसा का अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करता है इस तरह की चीजों पे। तो अगर आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे बैंक्स, तो आरबीआई का भी प्रॉफिट कम हो जाता है। तो आरबीआई कितने जो स्टाफ है, लैंड है, एसेट्स हैं, सब पे खर्चा होता है। तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल रेपो रेट एंड द वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, जो कि मार्केट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं किया जाता, ये मार्केट के हिसाब से वेरिएबल होता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। यूजली जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी कम होती है, 1 दिन, 2 घंटे, 5 घंटे ऐसे रहती है। जो वेरिएबल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, इनकी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वैसे रहती है। ठीक है, चलिए। HRW सेज इसराइल यूज्ड व्हाइट फॉस्फोरस इन लेबनान। तो ह्यूमन राइट जो वॉच है, उन्होंने कहा है भाई, लेबनान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं बेसिकली, उनके ऊपर इसराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया है। तो क्या ये व्हाइट फॉस्फोरस कितना डेंजरस है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये एग्जाम में डेफिनेटली आपसे सवाल पूछ सकता है।
तो बेसिकली व्हाइट फॉस्फोरस, कभी कभी इसको येलो भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। इज अ व्हाइट टू येलो वैक्सी सॉलिड विद अ गार्लिक लाइक ओडोर। गार्लिक जैसी इसके अंदर स्मेल होती है, क्योंकि गार्लिक के अंदर भी थोड़ा फॉस्फोरस रहता ही है। नाउ ये जब वेपन के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है आपके लिए डेंजरस। क्योंकि इससे क्या है ना, एक तो आप ये मान के चलिए कि आपकी स्किन के ऊपर डीप बर्न्स हो सकते हैं, आपकी स्किन जल सकती है, आपके इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इवन कई दिनों के बाद भी आपकी स्किन अगर एयर के कांटेक्ट में आती है, तो आपको दोबारा से री इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बाई चांस से आपके पेट में चली जाए, आपने इसको कंज्यूम कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, तो रेस्पिरेटरी इश्यूज आपको हो सकते हैं। आपके लीवर, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। ये तो इसके बड़े हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं। इवन सोइल को डिस्ट्रॉय करता है, सोइल को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो बर्निंग फॉस्फोरस प्रोड्यूसेस डेंस वाइट इरिटेटिंग स्मोक। लेकिन ये स्मोक यूज क्यों की जाती है? आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि वो स्मोक वाले जो बॉम्ब होते हैं, उससे क्या होता है, विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो आप आराम से मूव कर सकते हो। तो यूजली जब सोल्जर्स मूव करते हैं, आपके वेपन्स मूव करते हैं, तो व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया जाता है, ताकि इसको एज ए स्ट्रेटेजी के तौर पे दुनिया भर की मिलिट्रीज यूज करती हैं। हालांकि डेंजरस होता है, नो डाउट, लेकिन इसको डेफिनेटली यूज किया जाता है, क्योंकि इसको दुनिया में बैन नहीं किया गया। यूज तो मैंने आपको इसको बता दिया, मिलिट्री में इसको एज ए स्मोक स्क्रीन की तरह यूज करते हैं। लेकिन कई सारे इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड वगैरह बनाने में, फॉस्फेट्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो क्या ये बैन किया गया है? नहीं, इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है कि मिलिट्री को ये यूज नहीं करना चाहिए। जो कन्वेंशन ऑन द कन्वेंशनल वेपन्स है, उसने भी इसको मेंशन किया कि इसको यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट बैंड, ठीक है। हर कंट्री इसका यूज करती है एक तरह से। जिसके पास है देखो, वो तो यूज करता है। रशिया यूक्रेन में यूज कर रहा है, यूक्रेन रशिया में यूज कर रहा है, इसराइल ने गाजा में भी यूज किया था, इसराइल ने लेबनान के अंदर भी यूज किया है, ठीक है। इट रिस्ट्रिक्ट्स सम बट नॉट ऑल यूज ऑफ द ग्राउंड लॉन्च्ड इनसेंट्री वेपन्स। तो बात कुल मिला के घुमा फिरा के यही है कि लीगल स्टेटस भैया इसका ऐसा है कि इसको कंप्लीटली बैन नहीं किया गया है। दैट्स इट। अब थोड़ा एडिटोरियल को देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं सर। तो इनका नाम है जी शॉन टेंडम, इज एन एएफपी स्टेट डिपार्टमेंट कोरेस्पोंडेंट। तो इनका कहना है कि देखिए, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से चले आ रहे थे, पिछले 10 सालों से, अभी उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे या फिर वैसे ही चलेंगे, ठीक है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। तो देखिए, जो बाइडेन और मिस्टर ट्रम्प, ठीक है, दोनों की जो पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक सिमिलर भी हैं और काफी हद तक अलग भी हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही लीडर्स की जो पॉलिसी है वो सेम ही रही है, क्योंकि दोनों इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो चाइना का आता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चाइना फैक्टर ना होता, तो इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के आसपास भी नहीं होते। क्योंकि जब आप कोल्ड वॉर की बात करते हो, तो इंडिया वाज ऑलवेज ऑलवेज अगेंस्ट अमेरिकन पॉलिसीज। चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, हमने हमेशा अमेरिका को अपोज किया, बिकॉज वी वर क्लोज टू रशिया। अब वो पूरी बात घुमा फिरा के जब बात होती है फिर चाइना की, जब चाइना का राइज हुआ, और जब चाइना का अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, और जो कि कोल्ड वॉर में भी लगभग लगभग चेंज हो चुका है, उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका इंडिया को एज अ अलाई के रूप में देखता है। क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, जो कि चाइना को कहीं ना कहीं टैकल करने में इंडिया की हेल्प कर सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में दे नीड इंडिया। अब यहाँ पे पिछले 10 सालों की अगर बात करें, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, एंड ही वॉज अनअपोज्ड टोटली, ठीक है, डोमिनेट कर रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स को, और वो डिक्टेट कर सकते थे अपनी टर्म्स। लेकिन अब जब चेंजेस आए हैं,
पावर के अंदर। हालांकि अभी भी ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो वो उनकी स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी तो कम यहाँ पे डेफिनेटली हुई है, क्योंकि बीजेपी जो है वो क्लियर मेजोरिटी में यहाँ पे नहीं आई है। तो शायद अपनी उस स्ट्रेंथ पे वो नहीं खेल पाएंगे, और ये बात अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को भी पता है। राइट। इंडिया अमेरिका के बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी चीजें उतनी ज्यादा एस्केलेट नहीं हुई। उसके अलग अलग रीजंस हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे चाइना का आता है। अब हम इंडिया के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने कुछ अमेरिकन सिटीजन्स को, जो कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, इंडिया में टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं, उनका वहां पे उनको अटेम्प्ट टू मर्डर उनका वहां पे हुआ था, उनको मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो नहीं हो पाया इस तरह से, लेकिन उसकी वजह से इंडिया या अमेरिका के रिलेशन में बहुत दिक्कतें आ सकती थी। देखिए, मान के चले अगर कोई और कंट्री होता इंडिया की जगह, और अगर वो किसी अमेरिकन सिटीजन को अमेरिका की जमीन पे ही मारने की कोशिश करता, अटेम्प्ट करता, तो ये कुड बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। बट फिर भी अमेरिका ने इंडिया के केस में कुछ ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। मिस्टर बाइडेन ने तो कई बार ऐसा ओपनली भी बोला है कि अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका। और इसलिए जब मोदी जी वहां पे गए तो $4 बिलियन की एक ड्रोन डील भी करके आए, क्योंकि बीच में हम लोगों ने सऊदी अरेबिया से भी जो है वो डील करने की कोशिश की थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के रिलेशन भी बीच में थोड़े खराब चल रहे थे। अब तो थोड़ा ठीक करने की कोशिश चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि देखो भाई, सऊदी अरेबिया की अमेरिका को जरूरत है, नो डाउट, क्योंकि मिडल ईस्ट में उसकी जो पॉलिसीज हैं, राइट, वो सऊदी अरेबिया से होके जाती हैं। लेकिन अमेरिका को इंडिया की इतनी जरूरत क्यों है? देख देख, तो चाइना वाला फैक्टर यहाँ पे है ही, और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ग्लोबल साउथ, और जिसके अंदर चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ग्लोबल साउथ में अगर थोड़ा सा अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए उनको इंडिया की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो, इंडिया के केस में दोनों की पॉलिसी सेम है। हालांकि अगर ट्रंप दोबारा पावर में आते हैं, तो ट्रंप भाई साहब ना काफी जो है उनको आप अनप्रिडिक्टेबल से हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप मान के चले, टर्की का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। टर्की नेटो का पार्ट है भाई, नेटो मेंबर है। उसके बावजूद भी अमेरिका ने, ट्रंप ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि टर्की ने एक पास्टर, ठीक है, एक जो फादर थे वहां पे चर्च के अंदर, उनके साथ कुछ इश्यूज हो गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ट्रंप ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। वो थोड़े अनप्रडिक्टेबल रहते हैं। चाइना के साथ भी उन्होंने बीच में डील कर लिया, पुतिन के साथ भी वो डील कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका के साथ भी डील कर रहे थे। तो अगर कल कोई ऐसा कुछ होता है इंडिया में कि कोई मिशनरी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो मिस्टर ट्रंप जो है इंडिया के अगेंस्ट भी कुछ एक्शन ऐसा ले सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो लेट्स सी, ये नई गवर्नमेंट क्या उतना असर्टिव हो पाएगी जितनी पुरानी गवर्नमेंट्स थी, क्योंकि उस समय आपकी फुल फ्लेजिड मेजोरिटी थी, अब उतनी नहीं है। कोलिशन के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। उसी तरह का एक और आर्टिकल कोलिशन के बारे में यहाँ पे था, ऊपर वाला आर्टिकल। पहले सोचा था आपको ये वाला करवा दूं मैं, लेकिन इट इज़ टू मच पॉलिटिकल, तो इसमें मैं ज़्यादा गया नहीं। तो थोड़ा सा इंडियन अमेरिकन रिलेशन इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट, वो थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ इसकी समरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।